Hello students, welcome to Lakshya Academy Abohar. My name is Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture option today is number first, which is from the chapter 7th indefinite integral of class 12. तो स्टूडेंट आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि इंटीग्रेशन चैप्टर है क्लास 12 का सेकंड वॉल्यूम। ओके बेटे, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फर्स्ट नंबर लेक्चर। So let's start the students our lecture today. Student, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture. Firstly, I will discuss the introduction of the integration and discuss the properties and formulas of integration of with example. Okay, student. So this is our entire content of today, which we will do in this video. Okay, student. So let's start the students our lecture today. Firstly, I will discuss the introduction of the integration. देखो क्या कहता है, an integral if differentiate with respect to x, capital F of x is equal to f of x. मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है कैपिटल f of x, उसका डिफरेंशिएट करते हुए रिस्पेक्ट टू x, उसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, वो मान लेते हैं कि f of x के इक्वल आता है। तो देन f of x is called an integral of f of x and it is written as, इसको इस तरीके से लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f of x with respect to dx। इसका मतलब है कि इसको किस तरीके से रीड करते हैं कि टू बी रीड एज इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो सिंबल है बेटे ये वाला, इसको बोलते हैं इंटेग्रल, मतलब इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सिंबल ये होता है, ये कोई ना कोई वेरिएबल के रिस्पेक्ट टू लगता है तो इधर लगाएंगे इनटू में dx। यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन के पास होगा। डेरिवेटिव में क्या होता था, डिफरेंशिएट होता था रिस्पेक्ट टू dx, मतलब dx को अपॉन में लिखते थे। अब इंटीग्रेशन के अंदर इसके अंदर जो dx होगा उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। ओके बेटे, इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है एक दूसरे का ऑपोजिट प्रोसेस है। जो चीजें उसमें मल्टीप्लाई होती थी वो इसमें इधर डिवाइड होएगी, और जो डेरिवेटिव में डिवाइड होती थी वो इधर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। ओके बेटे, इस मीन्स कहता है डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई ना कोई फंक्शन के इक्वल आएगा। तो देन इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स dx इसके इक्वल आएगा एफ ऑफ एक्स के। मतलब इसका जो आंसर आएगा डेरिवेटिव करने पर, इसका जो आंसर आया है उसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, मींस अगर आपके पास ये फंक्शन है, इसका अगेन डिफरेंशिएट करते हो कि अगर देखो आप ऐसे करो कि इंटीग्रेशन ऑफ dx एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो आपके पास आएगा इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स dx। आपके पास क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx। अब देखो ये जब भी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव इकट्ठा आ जाए ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास बचेगा सिर्फ कैपिटल एफ ऑफ एक्स, किसके इक्वल आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स dx किसके इक्वल आया, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आया। अब इसमें नोट करने वाली देखो बात क्या है, कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये जो फंक्शन आएगा वो स्मॉल एफ ऑफ एक्स के इक्वल ले लिया। देन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड एन इंटेग्रल ऑफ दिस फंक्शन एंड नॉट द जनरल इंटेग्रल। अब देखो इस बात को ध्यान से समझना कि ये जो एफ ऑफ एक्स है ये सिर्फ इंटेग्रल पार्ट है, ये दिस इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स, बट दिस इज नॉट एन जनरल इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये जो सिंपल एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो इंटेग्रल पार्ट है किसका, इस फंक्शन का, बट दिस इज नॉट जनरल इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स। द सिंपल रीजन कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल है। ये सिर्फ इंटेग्रल पार्ट है। जनरल इंटेग्रल के अंदर क्या होगा, देखो बेटे जनरल इंटेग्रल के अंदर मान लो फंक्शन करते हो आप, डिफरेंशिएट करते हो कि एफ ऑफ एक्स प्लस सी का, एफ ऑफ एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएट करो तो देखो दो फंक्शन है, दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग करके लिख लोगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कांस्टेंट टर्म। तो डिफरेंशिएट इसको मान लेते हैं कि इस का फंक्शन का जो डिफरेंशिएट होगा वो इसी के इक्वल है, और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है।
और इसका कोई डिफरेंशिएट होगा वो किसके कहलाएगा, मान लो स्मॉल एफ ऑफ एक्स का आएगा। इट्स मीन्स कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स के। कहने का मतलब क्या है, आपने डिफरेंशिएट किसका किया था, एफ ऑफ एक्स प्लस सी का, आया किसके इक्वल, कि डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आया, एफ ऑफ एक्स के। इधर आपके पास पीछे क्या था कि इधर ओनली फॉर आपने क्या किया था, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव किया था, क्या ओनली फॉर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव किया था, और आपके पास आंसर एफ ऑफ एक्स ही आया था, ठीक है बेटे। बट इधर आपने किसका डिफरेंशिएट किया, इधर आपने डिफरेंशिएट किया एफ ऑफ एक्स प्लस सी का, इधर आपने डिफरेंशिएट किसका किया है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी का। एफ ऑफ एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव करने पर भी तो आपके पास आंसर आ रहा है सेम। इसका मतलब ये जो सी है वो इंक्लूड होगा एफ ऑफ एक्स के अंदर। दिस इज नॉट ओनली फॉर एफ ऑफ एक्स इज इंक्लूडेड इन एफ ऑफ एक्स प्लस सी, सी इसमें जरूर होगा, ठीक है बेटे। तो इसी कारण मैंने आपको बताया कि ये जो फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स is only called an integral part of f of x, but this is not a general integral part of f of x। जनरल इंटेग्रल के अंदर आप साथ क्या लोगे, c लोगे, क्योंकि c का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, ठीक है। इस कारण ये फंक्शन खाली f of x रह जाता है। जब आप c इंक्लूड करोगे तो आंसर सेम रहेगा, तो इसमें f of x प्लस c जो होगा वो जनरल इंटेग्रल फंक्शन होगा। तो मीन्स एवरी इंटेग्रल ऑफ f of x is included in कैपिटल f of x प्लस c, ठीक है बेटे, विच इज कॉल्ड द जनरल इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये जो फंक्शन होगा वो होगा जनरल इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स। कहता फॉर कन्वीनियंस वी मेड ओमिट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी बट इट इज अंडरस्टूड टू बी देयर सिंस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस सी contains an indefinite constant c, it is called the indefinite integral of f of x। कहता है this process of finding the general integration is called the integration। कहते हैं इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। इट्स मींस जब भी आप इंटीग्रेशन फाइंड करोगे तो प्लस सी आपने जरूर लेना है, ठीक है बेटे। कोई ना कोई डेरिवेटिव प्लस सी आप क्या लोगे, जरूर लोगे। जब भी आप इंटीग्रेशन सोल्व करोगे आंसर के अंदर आप प्लस सी लोगे, तब भी आपके पास जनरल इंटीग्रल आपके पास क्या बनेगा, उसका आंसर बनेगा। ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन का प्रोसेस, ठीक है बेटे। ओके, आइए अब देखते हैं। कहता है कि नोट करने वाली क्या बात है, कहता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसके इक्वल आता है, मान लीजिए कैपिटल एफ ऑफ एक्स, जो इसका इंटीग्रेशन का आंसर आएगा वो एफ ऑफ एक्स आएगा, प्लस सी आपने लेना ही लेना है, ठीक है बेटे, क्योंकि जनरल इंटीग्रल आपने निकालना है। कहता देन कहता द साइन ऑफ दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रल साइन। यही जो साइन होता है वो किसका साइन होता है, इंटीग्रल साइन होता है। और एफ ऑफ एक्स को क्या बोलेंगे, इंटीग्रेंड। ये जो फंक्शन होगा इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेंड, ठीक है बेटे। ये फंक्शन इंटीग्रेट, ये इंटीग्रल का सिंबल है, साइन है। द वेरिएबल x इन dx इज कॉल्ड द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या आप किसके रिस्पेक्ट टू वेरिएबल कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट टू कर रहे हो, तो इसको मतलब है कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन dx, ठीक है बेटे। f ऑफ x इज कॉल्ड एन इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x। ये जो f ऑफ x है वो इंटीग्रल पार्ट है f ऑफ x का, जनरल इंटीग्रल के लिए पूरा पार्ट आ जाएगा। c is called the constant of integration और f of x plus c is called the general integration of f of x। ओके बेटे, f of x plus c जनरल इंटीग्रल है, बट f of x is called only integral, ठीक है बेटे। ये ओनली इंटीग्रल पार्ट है f of x, प्लस c होगा तभी जनरल इंटीग्रल होगा, तभी उसका जो आंसर होगा इंटीग्रेशन का f of x plus c ही माना जाएगा। अगर आप प्लस आंसर में c नहीं लगाओगे तो आपका क्वेश्चन होगा वो गलत हो जाएगा, उसका 1 मार्क्स या 2 मार्क्स क्वेश्चन पेपर में काट सकते हैं। अब मैं आपको कराने जा रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटीग्रेशन। देखो सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, कहता है द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर इन द सेंस ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट। कहता है क्या है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस है। मींस कहने का मतलब क्या है, देखो बेटे अगर आप इंटीग्रेशन करते हो एफ ऑफ डैश एक्स डी एक्स का, वो किसके लगेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस सी के, ठीक है बेटे। तो वेयर सी इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है बेटे, अगर आप डेरिवेटिव करते हो रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, और आप इंटीग्रेशन करते हो एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, तो वो किसके इक्वल आएगा, ओनली एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा, ठीक है बेटे। बिकॉज ऐसा क्यों किया, क्योंकि
डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये एक दूसरे का ऑपोजिट प्रोसेस होता है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाता है, सिर्फ जो फंक्शन बचेगा वही आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। ठीक है बेटे, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो वो किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा। मतलब एक दूसरे का ऑपोजिट प्रोसेस होता है ये। ठीक है बेटे, ये आपके फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी आपके पास देखो क्या कहता है, कहता है क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, अगर आपने इंटीग्रेशन करनी हो दो फंक्शन के विस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है बेटे, विस्पेक्ट टू एक्स करते हो तो दोनों फंक्शन की इंटीग्रेशन को आप अलग अलग करके लिख सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। ओके बेटे, अगर आपके पास इधर माइनस है तो आप इधर माइनस ले सकते हो। ठीक है बेटे, ये है किसी सेकंड नंबर प्रॉपर्टी कि अगर दो फंक्शंस आपको गिवन दिया हो, उसका कंबाइंड इंटीग्रेशन दिया हो, तो आप दोनों फंक्शंस को आप अलग अलग करके लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है बेटे, ये थी इसकी सेकंड नंबर प्रॉपर्टी। अब थर्ड नंबर प्रॉपर्टी देखो इसकी बेटे। नाउ थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि फॉर एनी रियल नंबर k, for any real number k, so therefore integration of k f of x dx, अगर आपने इंटीग्रेशन करना हो k इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन किसके साथ लग रहा है, x के रिस्पेक्ट लग रहा है, तो k कांस्टेंट है तो k को तो हम लिख लेंगे बाहर, इंटीग्रेशन किसका लेंगे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स का। ठीक है बेटे, तो ये है इसकी थर्ड नंबर प्रॉपर्टी कि अगर कांस्टेंट साथ में दिया हो, कांस्टेंट को तो आप ले लोगे बाहर, इंटीग्रेशन किसका लोगे, एफ ऑफ एक्स का। ठीक है बेटे, इसी तरीके से ये आपके पास थी थर्ड नंबर प्रॉपर्टी। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी में देखो क्या कहता है, कहता है कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। कंपैरिजन करते हैं कि कहने का मतलब क्या है, कंपैरिजन अगर आप कैरी करो, कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है बेटे, तो देखो उसका क्या रूल है कि आप डेरिवेटिव करते थे कि डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स के एफ ऑफ एक्स प्लस के वन एफ ऑफ एक्स के टू जी ऑफ एक्स। तो आप क्या करते थे, आप इसका डिफरेंशिएट कैसे करते थे, के वन बा लेते थे, डेरिवेटिव करते थे एफ ऑफ एक्स का, इसी तरीके से के टू बा लेते थे और डिफरेंशिएट करते थे जी ऑफ एक्स का। सेम फंक्शन जैसे ये था, इसी तरीके से इंटीग्रेशन में ऐसे होगा, अगर इंटीग्रेशन अगर आपको दिया हो फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ के वन एफ ऑफ एक्स प्लस के टू जी ऑफ एक्स डी एक्स, तो किसके इक्वल होगा, के वन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस के टू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स के। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। इसमें k1 और k2 क्या है, वेयर k1 एंड k2 आर कांस्टेंट टर्म। ठीक है बेटे, ये कंपैरिजन है। ठीक है बेटे, और इसका और भी कंपैरिजन करके देखते हैं। देखो बेटे, नाउ इसका सेकंड पॉइंट देखो क्या कहता है कि बोथ आर ऑपरेशंस ऑन फंक्शन, ये दोनों ऑपरेशंस हैं किसके, फंक्शंस के। ठीक है बेटे, अब लिखेंगे थर्ड नंबर प्रॉपर्टी। क्या कहता है कि ऑल फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल, ऑल फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल। कहता है कि सारे के सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, डिफरेंशिएबल। सिमिलरली ऑल फंक्शन आर नॉट इंटीग्रेबल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते और सारे के सारे फंक्शन इंटीग्रेबल भी नहीं होते। ओके बेटे, ये आपने ध्यान रखना है। ये थी इसके कुछ प्रोसेस, और भी कर सकते हो कि फोर्थ नंबर देखो कि डिफरेंशिएशन इज प्रोसेस, डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो कि डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन है इज ए प्रोसेस, ये किस चीज का प्रोसेस होता है, इज प्रोसेस इन्वॉल्विंग लिमिट्स। देखो आपने डिफरेंशिएट किया था लिमिट्स के अकॉर्डिंग, देखो डिफरेंशिएट जो का प्रोसेस होता है वैसे लिमिट्स के अकॉर्डिंग होता है।
आपने किया था ना फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डिफरेंशिएशन किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो इस मींस डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग लिमिट्स, तो इट्स इंटीग्रेशन। ओके बेटे, तो इट इंटीग्रेशन। फिफ्थ नंबर देखो बेटे, कहता है द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, the process of differentiation and integration are inverses of each other, inverses of each other। इसका मतलब क्या है कि जो डेरिवेटिव का आंसर होगा, अगर आप उस आंसर का इंटीग्रेशन करते हो तो जो उसका क्वेश्चन होगा वो आपके पास क्या होगा, इंटीग्रेशन का आंसर होगा। इसका मतलब क्या है कि मान लो कि डेरिवेटिव करते हो आप रिस्पेक्ट टू एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स का, इसका जो आंसर मान लेते हैं वो जी ऑफ एक्स आते हैं। अगर आप इंटीग्रेशन करते हो जी एक्स का, तो उसका जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, कोई ना कोई कॉन्स्टेंट आपने साथ में जू लगाना है। इस तरीके का मतलब क्या है कि एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस होता है, एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस। ये था कंपैरिजन जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए अब करते हैं हम कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल छोड़ो, पहले करते हैं फार्मूला डिस्कस। नाउ आई विल डिस्कस द फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। फार्मूलाज, अब देखो बेटे, ये जो फार्मूले आपको करा रहा हूँ बहुत अच्छे से समझना। एक तरफ मैं डेरिवेटिव के फार्मूले कराऊंगा और एक तरफ मैं आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले कराऊंगा। ठीक है बेटे, इसको आपने ध्यान समझना है। इधर मैं लाइन ले लेता हूं, इधर लिख लेते हैं डेरिवेटिव, साथ साथ करेंगे कि डेरिवेटिव, और इधर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है बेटे, अब देखो फर्स्ट फार्मूला डेरिवेटिव का, कि डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई भी कांस्टेंट टर्म आप लेते थे तो आप क्या लेते थे, जीरो के इक्वल होता है। ठीक है बेटे, अब इधर क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी कांस्टेंट टर्म का आपने लेना है रिस्पेक्ट टू एक्स, कांस्टेंट टर्म का लेना है रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब इसमें क्या होता है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन लोगे वन का। ठीक है, वन का इंटीग्रेशन होता है जिस वेरिएबल के आप रिस्पेक्ट ले रहे हो वही आंसर आ जाएगा। इसका मतलब होता है सी इंटू एक्स के रिस्पेक्ट ले रहे हो तो वन का इंटीग्रेशन होगा एक्स प्लस आपने क्या करना है, इधर तो सी था, कौन ना कोई कांस्टेंट आपने लेना ही लेना होता है, तो मैं के साथ में लिख लेता हूं। ठीक है बेटे, तो ये आपके पास आ जाएगा सी एक्स प्लस के। ओके बेटे, तो सी कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेना है तो वो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट टू आप ले रहे हो वो ही आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल, अगर आपने लेना है टू का इंटीग्रेशन, तो टू का इंटीग्रेशन होगा, टू तो बाहर लिख लोगे, इंटीग्रेशन लिखो किसका लोगे, वन का लोगे, तो वन का इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो एक्स आ जाएगा, तो ये बनेगा टू एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट प्लस सी आपने जो लेना है, तो टू का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, टू एक्स प्लस सी। ठीक है बेटे, इधर डेरिवेटिव के अंदर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, बट इंटीग्रेशन कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, जीरो नहीं होता। कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे, वन का इंटीग्रेशन करेंगे, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, जिसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट टू कर रहे हो वही आंसर आ जाएगा। ओके बेटे, ये था फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड आपके पास क्या है, अगर आपके पास ऐसे दिया हो कि डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, कांस्टेंट टर्म भी हो, कोई फंक्शन भी दिया हो, तो आप क्या करते हो, कांस्टेंट को बाहर लेते होगे और डेरिवेटिव किसका लोगे, फंक्शन का। इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसी है कि अगर आप करते हो इंटीग्रेशन, कोई भी कांस्टेंट टर्म दिया हो और एफ ऑफ एक्स गिवन दिया हो, तो कांस्टेंट तो बाहर लिख लोगे, इंटीग्रेशन किसका लोगे, फंक्शन का। ठीक है बेटे, तो ये सेकंड रूल था। आइए नेक्स्ट रूल करते हैं, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में आपके पास क्या था कि दो फंक्शन आपका अलग अलग है तो उसको आप अलग कर सकते हो। आइए अब मेन पार्ट कराने जा रहा हूं आपको कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। देखो बेटे, थर्ड नंबर, क्या अगर आप डेरिवेट करते थे विस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की पावर एन, मतलब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो कैसे करते थे, पावर आगे करते थे, एक पावर को कम करते थे, फिर अगेन डेरिवेटिव करते थे एक्स का, अगेन डेरिवेटिव किसका करते थे, एक्स का करते थे, तो ये कैंसिल हो जाता था, तो आपके पास सिर्फ फार्मूला बनता था एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है बेटे, अगेन डेरिवेटिव आपने जरूर करना है, मैंने आपको बताया था। इसी तरीके से इंटीग्रेशन के अंदर फार्मूला बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स, मतलब इंटीग्रेशन कर रहे हो आप वेरिएबल की पावर कांस्टेंट टर्म का। तो इसके अंदर कैसे करना बेटे, इधर पावर क्या करते थे माइनस, इधर पावर करनी है प्लस, एन प्लस वन, जो पावर प्लस करने पर आएगी वो करनी है डिवाइड। अब देखो बेटे, इधर क्या करते थे, पावर को आगे आगे मल्टीप्लाई करते थे,
डेरिवेटिव के अंदर जो चीज मल्टीप्लाई करते थे वो इंटीग्रेशन के अंदर डिवाइड करेंगे। जो चीज इधर मल्टीप्लाई होती थी वो इधर डिवाइड होगी, जो इधर डिवाइड होती थी वो इधर मल्टीप्लाई होगी। देखो बेटे इनवर्स प्रोसेस करना है तो दोनों ऑपोजिट होंगे। तो पावर इधर आके मल्टीप्लाई होती थी, इधर क्या करना है, पहले पावर को प्लस करना है, पावर प्लस होने पर जो बनेगी वो डिवाइड करनी है। ठीक है बेटे। फिर अगेन देखो, अब इधर अगेन करते थे डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, अभी मैंने पावर को ही सोल्व किया है, इधर भी इंटीग्रेशन किसका किया है, पावर का, कि पावर एक प्लस करी है, जितनी पावर प्लस करी उतनी मैंने पावर क्या कर दी, डिवाइड कर दी। अब क्या करना है, अगेन आपने डेरिवेटिव लेना है, इंटीग्रेशन में भी अगेन डेरिवेटिव ही लेना है बेटे। अगेन डेरिवेटिव किसका लोगे, वेरिएबल का, तो x का रिस्पेक्ट टू x करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी आपने लेना ही लेना है, तभी आपके पास इंटीग्रेशन सोल्व होगा। क्योंकि इंटीग्रेशन जो है कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म के साथ आती है। ठीक है बेटे, मैंने आपको बताया था क्योंकि प्लस सी लगाने पर ही इसका जनरल इंटीग्रल सॉल्यूशन बनता है। ओके बेटे, x की पावर n का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, पहले पावर प्लस करोगे x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, फिर अगेन डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव किसका करोगे, वेरिएबल का, जो भी आपके पास बचेगा x है तो रिस्पेक्ट टू x करोगे डेरिवेटिव वो बनेगा वन। ठीक है बेटे, अगेन डेरिवेटिव करने पर जो आपके पास आंसर बनेगा वो आपने डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब ये है कि जो dx बाई dx आएगा वो मल्टीप्लाई नहीं करना, वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटे, इसको आपने कैसे लिखोगे, इसका मतलब है मान लो इसका वन आया है तो ये वन जो होगा वो n प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बेटे, इसका इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इधर क्या करते थे, इधर मल्टीप्लाई करते थे, इधर आपने डिवाइड करना है, ये वन बाई लिख लेता हूं, वन बाई डी एक्स बाई डी एक्स। ओके बेटे, इधर क्या करना है, अगेन डेरिवेटिव करते थे मल्टीप्लाई में, इधर अगेन डेरिवेटिव करना है, जो भी डेरिवेटिव का आंसर बनेगा वो डिवाइड में करना है। ठीक है बेटे, जैसे एग्जांपल लेता हूं कि x की पावर 2n, जैसे x की पावर लेता हूं 3 dx, तो आप देखो 2x की पावर 3 ले लो, तो अब क्या बनेगा, 2x की पावर 3 प्लस वन, नीचे भी क्या बनेगा 3 प्लस वन। अब अगेन आपके क्या करना है, अगेन डेरिवेटिव करना है 2x का, अगेन डेरिवेटिव करोगे 2x का तो वो डिनोमिनेटर में करना है, तो ये बनेगा 1 बाय डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 2x। ठीक है बेटे, इसको सोल्व करोगे तो बनेगा 2x की पावर 4 बाय 4, तो ये आपके पास बनेगा 1 बाय 2। अब इसको सोल्व कर देना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू एक्स पावर 4, ये बनेगा 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, ये कैंसिल कर दो तो आपके पास आंसर आएगा 2x की पावर 4। ठीक है बेटे, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करने हैं। कहने का मतलब ये है कि अगेन जब डेरिवेटिव करोगे जो उसका आंसर बनेगा वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, न्यूमिनेटर में नहीं करना। ओके बेटे, सभी को क्लियर है ये। एक एग्जांपल करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर की पावर 3 dx, इसका आंसर बताओ। देखो इसको क्वेश्चन को दो तरीकों से कर सकते हो, आप इसको ऐसे कर सकते हो, पहले पावर्स को अलग कर लो, 4 की पावर 3 इंटू एक्स की स्क्वायर की पावर 3 अलग कर लो, तो 4 की पावर 3 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लोगे, इंटीग्रेशन के लिए लिखोगे x की पावर 6 का, तो अब इंटीग्रेशन ले लो, इसका आएगा आपके पास 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, ये बनेगा x पावर 7 बाई 7। फिर अगेन डेरिवेटिव इसका करोगे 1 बने x का, x डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 7 इंटू 1, अब प्लस का लगा दोगे c, ये आपके पास क्या आएगा आंसर। ठीक है बेटे, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, या आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। एक तरीका हो रहा है, इसको अगेन अगर करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 4x स्क्वायर की पावर 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन, फिर अगेन डेरिवेटिव कैसे करोगे 4x स्क्वायर का, 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 8x। ठीक है बेटे, फिर अगेन डेरिवेटिव कैसे करोगे 4x स्क्वायर का, नहीं बेटे गलत हो जाएगा, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, पावर लेके करो, पावर को अलग करोगे क्योंकि एक्स स्क्वायर आपके पास है तो एक्स स्क्वायर का अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो यही मेथड ऐसा करने का। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। आइए अब नेक्स्ट करते हैं। नाउ आपके पास जो फार्मूला आएगा 4th नंबर फार्मूला, देखो बेटे नेक्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ, पहले डेरिवेटिव करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x
डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स ए की पावर एक्स। ठीक है बेटे, तो क्या करते थे, इसका मतलब है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो आप कैसे करते थे, जो टर्म है उस वो टर्म वैसी की वैसी, फिर इनटू में लोगे, फिर अगेन डिफरेंशिएट करते थे वेरिएबल का। तो ये दोनों तो क्या हो जाते कैंसल, तो ए की पावर एक्स से डायरेक्ट करते थे तो आंसर आता था ए की पावर एक्स लोग ए। ठीक है बेटे, इसी तरीके से अगर आप इंटीग्रेशन करोगे ए की पावर एक्स डी एक्स का, मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो जो टर्म आपको दी हुई है वो टर्म तो सेम की सेम रखोगे, लोग इधर मल्टीप्लाई करते थे, इधर लोग क्या करोगे डिवाइड करोगे, अगेन डायरेक्ट किसका करोगे एक्स का अगेन डायरेक्ट करोगे 1, तो इधर इंटू में 1 लगाओगे, तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए की पावर एक्स log ए प्लस सी, आपने लगाना ही लगाना है। तो मतलब ए की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है ए की पावर एक्स अपॉन में log ए प्लस सी। अगेन डेरिवेटिव आपने एक्स का लेना है, जो अगेन डेरिवेटिव का आंसर आएगा उसको डिनोमिनेटर के अंदर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटे, जैसे एग्जांपल करते हैं कि अगर आपके पास आ जाए कि 2 की पावर एक्स स्क्वायर, तो आप करोगे रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2 की पावर एक्स स्क्वायर ऐसे कैसी अपॉन में log 2, फिर अगेन डेरिवेटिव कैसे होगा इसका एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का अगेन डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो इधर डिनोमिनेटर में लिख दोगे इनटू में 2x प्लस सी, ऐसे कैसे। आप कैसे करेंगे बेटे, देखो 2 की पावर एक्स स्क्वायर है, इधर 2 की पावर 1 है तो इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, तो 2 की पावर बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में आपके पास बचेगा एक्स log 2 प्लस सी, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आपने इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। ओके बेटे, ये था आपके पास 4th नंबर फार्मूला जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। इसी तरीके से 5th नंबर फार्मूला क्या है, अगर डेरिवेटिव करते हो रिस्पेक्ट टू एक्स ए की पावर एक्स का, तो क्या होता था ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स log ई, फिर डिफरेंशिएट करते थे एक्स का, तो dx बाई dx, तो dx से dx भी कैंसिल होता था, और log और e आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शन होते हैं, तो ये भी क्या हो गया कैंसिल, तो e की पावर x से डायरेक्टली होता था e की पावर x। इसी तरीके से अगर आप करना चाहते हो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x रिस्पेक्ट टू x, तो सेम ऐसी कैसी e की पावर x इंटीग्रेशन e की पावर x, log इधर मल्टीप्लाई में था तो log इधर डिवाइड में आ जाएगा, फिर अगेन डेरिवेटिव x का वो होता है 1 प्लस लगा दोगे c, log और e आपस में कैंसिल हो गए, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है प्लस c लगा दोगे। ठीक है बेटे, e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है e की पावर x प्लस c। ओके बेटे, इस तरीके से आपने इसको फार्मूले को सोल्व करना है। ये था 5th नंबर फार्मूला कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx किसके इक्वल होता है, e की पावर x के ही इक्वल होता है, प्लस c आपने जोड़ लगाना है बेटे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म आपने साथ साथ लगानी ही लगानी। नेक्स्ट देखो बेटे, नेक्स्ट फार्मूला 6th नंबर फार्मूला आप करते हैं बेटे, जैसे आप करते थे डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टू एक्स log x का। ठीक है बेटे, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स log x का वो क्या फंक्शन होता था 1 बाई एक्स, पहले log का करते थे 1 बाई एक्स, फिर x का अगेन डेरिवेटिव होता था 1। ठीक है बेटे, तो इनटू में यहाँ पे 1 आ जाता था। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाता 1 बाई एक्स। अब आपने करना क्या बेटे, डेरिवेटिव, अब इंटीग्रेशन जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ log x अलग होता है बेटे। अगर आप इस आंसर का इंटीग्रेशन करते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx, देखो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होगा और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा log x। ठीक है बेटे, ध्यान रखना, फिर आपने अगेन डेरिवेटिव किसका करना है x का, तो वो होता है 1, अब आई 1 लगा दो प्लस c आपके पास ऐसे कैसे। ठीक है बेटे, तो 1 बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके इक्वल होता है log x के इक्वल होता है। ठीक है बेटे, और ये जो x होता है इधर मॉडुलस में होता है, तो आप मोड लगाओ ना लगाओ लेकिन पॉजिटिव वैल्यू रखना ही। log x का डिफरेंशिएट करते हैं तो किसके इक्वल आता है 1 बाई एक्स के, कि log x से डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 बाई एक्स के होते हैं, तो अब 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो log x के इक्वल होगा। ठीक है बेटे, मैंने बताया था ये एक दूसरे का ऑपोजिट प्रोसेस होता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है ड्यूर। अब देखो बेटे 7th नंबर कि डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x sin x क्या करते थे cos x आता था, आप क्या करेंगे cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो किसके इक्वल आएगा sin x के इक्वल आएगा। देखो बेटे, तो 7th नंबर एग्जांपल, अगर आप करते हो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, तो देखो sin x का डेरिवेटिव cos x,
तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x प्लस सी आपने जो लगाना ही लगाना है। अब 8 नंबर पे डेरिवेटिव करते थे रिस्पेक्ट टू x tan x, तो tan x नहीं पहले cos x करते हैं, ये डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x cos x क्या लेते थे माइनस sin x। अब आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे किसका, माइनस sin x का, तो किसके इक्वल आएगा cos x के, प्लस सी आपने लगाना ही लगाना है। या इसका मतलब क्या है, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx किसके इक्वल हो जाएगा माइनस cos x के प्लस सी। ठीक है बेटे, तो सी आपने यूज लेना ही लेना है। इधर क्या था, sin x का डेरिवेटिव प्लस cos x होता था और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता था। इधर ऑपोजिट है, cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x होता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। ओके बेटे, ये दोनों ऑपोजिट है, डेरिवेटिव करते हैं तो साइन का तो प्लस होता है, लेकिन इंटीग्रेशन करेंगे साइन का माइनस cos x होता है। cos x करते हैं डेरिवेटिव का तो माइनस sin x होता है, cos x का इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस का sin x होता है। अब देखो बेटे 9 नंबर फार्मूला, अगर डेरिवेटिव करते हो रिस्पेक्ट टू x tan x का डेरिवेटिव करते हो तो tan x का डेरिवेटिव करेंगे रिस्पेक्ट टू x क्या होता था सेकंड स्क्वायर x। तो आपके पास इधर फार्मूला बनेगा कि डेरिवेटिव ऑफ किसका करेंगे सेकंड स्क्वायर x का, तो किसके इक्वल आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर dx, तो किसके इक्वल आएगा वो tan x के इक्वल आएगा। ठीक है बेटे, तो आपका कहने का मतलब क्या है कि जो डेरिवेटिव का आंसर होता है उसका इंटीग्रेशन करते हो तो आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो आपके पास क्या होगा इंटीग्रेशन का आंसर होगा। ठीक है बेटे, अब आइए नेक्स्ट करते हैं बाकी 3 फार्मूले भी। देखो बेटे, तो sec x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, डेरिवेटिव ऑफ 9th नंबर फार्मूला था। 10th नंबर फार्मूला देखो कि डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x को sec x किसके इक्वल होता था माइनस को sec इंटू कोट x। ठीक है बेटे, इसी तरीके से अब आप क्या करोगे, कोसेक x और कोट x का इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x इंटू कोट x वो किसके इक्वल होगा माइनस कोसेक x के प्लस सी, क्योंकि इधर माइनस था ना तो ये माइनस मैंने माइनस के अंदर ही रख दिया। ठीक है बेटे, और 11th नंबर फार्मूला डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x सेकंड x किसके इक्वल होता था सेकंड x इंटू tan x, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे इसका सेकंड x इंटू tan x का किसके रिस्पेक्ट dx के रिस्पेक्ट, तो आंसर किसके इक्वल आएगा सेकंड x के इक्वल आएगा। ठीक है बेटे, तो लास्ट फार्मूला डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x कोट x क्या होता था फार्मूला माइनस कोसेकंड स्क्वायर x, तो इस मीन्स अगर आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करते हो कोसेकंड स्क्वायर x का वो किसके इक्वल होता है माइनस का कोट x के इक्वल होता है। ठीक है बेटे, मतलब जो डेरिवेटिव का आंसर होगा वो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आपके पास जो क्वेश्चन होगा उसका क्या होगा वो आंसर होगा। ठीक है बेटे, ये थे कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले जो आपने मेरे साथ डिस्कस किए। ओके बेटे, सभी को समझ में आ गए फार्मूले, किसी को डाउट हो तो प्लीज मेरे से पूछ सकता है कि जो चीज हमने डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते थे वो आपने क्या करना है इंटीग्रेशन में डिवाइड करना है। आपने अगेन डेरिवेटिव जरूर लेना है बेटे, इधर साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है तो एक्स का अगेन डेरिवेटिव करते हैं 1 होता है, बट इधर क्या है कोस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे वो होगा साइन एक्स और एक्स का डेरिवेटिव करेंगे 1 तो अपॉन में 1 आएगा, तो 1 लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। ठीक है बेटे, अगर आपने कर रहा हूं जैसे एग्जाम्पल करते हैं 1-2, या अगर आपके पास ऐसे आ जाए मान लीजिए एग्जाम्पल करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर dx, तो देखो साइन एक्स का डायरेक्ट पहले साइन का करेंगे इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस एंगल जो भी आपके पास एक्स के, फिर अगेन डायरेक्टली किसका करोगे एक्स स्क्वायर का डायरेक्टली करोगे, एक्स स्क्वायर का डायरेक्टली कितना होता है 2x, तो अपॉन में क्या आएगा आपके पास 2x जरूर आएगा प्लस सी आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है बेटे, मतलब अगेन डेरिवेटिव आपने जरूर लेना है फिर जो आंसर आएगा डेरिवेटिव का वो डिनोमिनेटर में लिखना है। डेरिवेटिव के अंदर मल्टीप्लाई में करते थे बट इंटीग्रेशन के अंदर डिवाइड में लिखना है। करना आपने अगेन डेरिवेटिव ही है दोनों फंक्शनों में, डेरिवेटिव्स में भी और इंटीग्रेशन में भी।
अगेन जो भी फंक्शन का करोगे तो आपने अगेन हमेशा क्या करना है, डेरिवेटिव ही करना है। बट डेरिवेटिव के अंदर डेरिवेटिव गेन करते हैं तो मल्टीप्लाई में लिखते हैं, बट इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव का आंसर डिवाइड में लिखते हैं। ओके बेटे, सिर्फ इतना ही फर्क है, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हो। बस आपने इसका ध्यान देना है कि अगेन डेरिवेटिव जो करोगे वो आपने जो भी आंसर आएगा डेरिवेटिव का वो डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है बेटे, तो मैंने साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एंगल, जो आपका एंगल आ गया, फिर अगेन डेरिवेटिव करोगे एक्स स्क्वायर का, अगेन डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, वो मैंने लिख दिया डिनोमिनेटर में, प्लस ये आपने लगाना ही लगाना है। तो ये इस तरीके से आप सभी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये थे आज के हमने लेक्चर को फार्मूले किए, जिसके अंदर हमने 12 फार्मूले के अंदर रीड किया है। ये 12 के 12 फार्मूले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, क्योंकि बेसिक्स फार्मूले हैं जो आपको चैप्टर्स के स्टार्टिंग के अंदर ही करने पड़ेंगे और इसको समझने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको ये फार्मूले नहीं आएंगे तो आपको चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इन एग्जाम्पल्स की इनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है फार्मूलों की, इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ओके बेटे, तो ये इनको फार्मूलों को आप रीड कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है बेटे, तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।